हेलो। क्या हाल चाल सभी का? बढ़िया। तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गए अपन इस बार वीडियो डालने में। कुछ काम की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था इस बार वीडियो डालने में। बट कोई ना, कंटिन्यू करते हैं। जो टाइम अपन ने माना है उस टाइम तक अपन सब कुछ आराम से कर लेंगे। ठीक है। तो 2014 वाले पेपर के अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, उसकी मैंने वीडियो डाल दी थी। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मुझे मैसेज वैसेज करके कह रहे हो कि यार वो पोस्ट कर दो, बता दो, 1 to 1 में ही बता दो। पर ये नहीं रुकना चाहिए इस बार, पर नहीं रुकेगा इस बार। पर ये नहीं रुकने वाला इस बार आप सभी का। साथ में जुड़े रहो, आराम से होगा। ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए कि टर्की जो है वो किन किन के मध्य स्थित है। यूपीएससी हर साल ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो ये बोलेगा कि ये वाला देश किन दो सागरों के बीच में है या कौन से महासागर में है। या फिर वो ये कौन से महासागर से उसकी मतलब पास में है या सीमा लगती है। या फिर वो ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा वो सागर है जिससे इन इन देशों की सीमाएं लगती है। या इस सागर की कौन कौन सी नेबर कंट्रीज हैं। तो इन्होंने 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि टर्की किन के मध्य स्थित है। इसकी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। ठीक है। लेट मी चेक, ये रहा। ठीक है। आप इस फोटो को देखिए ध्यान से। इन्होंने पूछा है कि टर्की जो है किन दो महासागरों के बीच में स्थित है। ठीक है। टर्की किन दो महासागर नहीं, सॉरी, सागर के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर है ब्लैक सी और नीचे कौन सा है, मेडिटेरियन सी। आप लोगों ने ध्यान में क्या रखना है कि ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी से सीमा लगती है किसकी, टर्की की। टर्की जो है वो लगभग न्यूज में रहता है। यूपीएससी अगर सीधा नहीं पूछता तो ऑप्शन में जरूर टर्की को डाल देता है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप टर्की को एक बार थोड़ा देख लेना। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ब्लैक सी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है। ये जो है यहाँ पे ये रेड सी है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है जिसपे बहुत सारे देशों की सीमाएं लगती है। अब आपका होमवर्क क्या है। आपने सुना होगा कि ट्रिक होती है इन देशों को याद करने की। जैसे आपने ट्रिक सुनी होगी तारीख। एक आपने सुना होगा बर्गर टी। एक आपने सुना होगा डेजी। ठीक है। फिर इसके अलावा मेडिटेरियन सी के कितने देशों की सीमाएं रहती है। ये आपका होमवर्क है। आपको कुछ समय नहीं लगेगा, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट की बात है, आप लोग कर लोगे। मैं होमवर्क इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग है। आप खुद से करोगे आपको लंबे समय तक ये चीजें याद रहेगी। खुद से नहीं करोगे तो चीजें याद नहीं रहेगी। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पर मामला कहाँ फंस रहा है। मामला ये है कि काला सागर और भूमध्य सागर जो है वहां पे किसकी सीमा लगती है, अपने टर्की देश से इन दोनों देशों की सीमाएं लगती है। ओके। ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं अभी। अब देखिए हो गया इसका आंसर। ठीक है। एक्टिव लर्निंग के लिए मैंने आपको बोला कि आप लोग रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी, इन सब में कौन, और अराल सी, अराल सी भी, अराल सागर भी जोड़ दो जिसमें दो देशों की सीमाएं लगती हैं। आपको वो भी अच्छे से अब देख लेना। 5 मिनट की बात है, वरना बता तो मत दूंगा। वैसे भी टेलीग्राम पे डाला हुआ है मैंने ये सारी चीजें। बट कोई ना, कर लेंगे मिलके। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है अगर जनरली नहीं मालूम हो। बट अगर आपको अगर जनरल इंफॉर्मेशन हो कैपिटल्स के बारे में तो आप आराम से कर लोगे। जैसे सबसे पहले देखो, बैंकॉक किसकी राजधानी है, बैंकॉक। बैंकॉक किसकी राजधानी है, ध्यान है। थाईलैंड की। हनोई किसकी राजधानी है, वियतनाम की। जकार्ता किसकी राजधानी है, जकार्ता भाई इंडोनेशिया की नई राजधानी। ये सिंगापुर, सिंगापुर तो सिंगापुर ही है भाई। अब देखो हमें क्या बताना है कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित ये देश है, देश और या तीन इन्होंने कैपिटल्स दे दी। अपने को बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ये होगी हमारी अर्थ, ऊपर एन नीचे एस, यानी नीचे से ऊपर की ओर हमें बताना है कि कौन सा देश पहले आता है फिर सबसे बाद में कौन सा होता है। अब इसका अपन एक फिर मैप देख लेते हैं। देखो, मेहनत तो बहुत करता हूँ मैं आपके लिए मैप लेके आ रहा हूँ। देखो कितना कितना मेहनत करता हूँ यार। क्या है, इसको काट दो एक बार। ठीक है। अब इसमें देखो कहाँ गया भाई अपना ऑप्शन। चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। इसको मैं एक बार काट देता हूँ यार। ठीक है। अब देखो कि सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ पे है, ये रहा। इंडोनेशिया यहाँ पे है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन है, जकार्ता।
यानी सबसे नीचे अभी तक कौन आ गया, इंडोनेशिया। फिर हनोई, हनोई की राजधानी किसकी है, वियतनाम की, जो यहाँ पे पड़ती है लगभग। ठीक है। और इसके बाद में बैंकॉक, बैंकॉक किसकी राजधानी, थाईलैंड की, यानी थाईलैंड नीचे है इसमें। ये आपकी क्या बोलते हैं, हनोई ऊपर पड़ती है और बैंकॉक नीचे, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। तो इस तरह से सबसे पहले कौन सा आएगा, इंडोनेशिया, यानी कि 3 नंबर। फिर आएगा आपका सिंगापुर, यानी कि 4 नंबर। फिर आएगा आपका बैंकॉक यानी थाईलैंड, तो 1 नंबर, यानी बैंकॉक। फिर आएगा आपका 2 नंबर, यानी हनोई, किसकी राजधानी है, वियतनाम की। इस तरह से आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी। सिंपल ना। आप इसको देख लो, ये कैसा एप्लीकेशन है यार। अब देख लो एक बार इनको, ठीक है। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार। ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया के अपने देश है, और 10 है ये, और सारे क्या हैं, आसियान वाले भी हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। अब आ जाओ नीचे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, बढ़ना नहीं चाहिए टेम्परेचर, तो ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि पूरे विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है तो विश्व पर इसका संभावित असर क्या होगा। अब देखिए, वही नीचे से ऊपर कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी वेरी क्रिटिकल, वेरी एक्सट्रीम, गलत करो इसको। कहीं भी, कहीं भी एक जगह भी एक पौधा अगर उग गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इसका मतलब 4 नंबर तो नहीं होगा, इसका मतलब 3 नंबर ऑटोमेटिकली गलत हो गया, एक हमारा ऑटोमेटिकली सही हो गया। और क्या कह रहा है कि 2 नंबर अब हमें देखना है कि सही है कि गलत है। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत के प्रवृत्त होगा, कि प्रवृत्त होगा। बिल्कुल सही बात है। कार्बन तो बढ़ेगा ना, नेट कार्बन का तो क्वांटिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी, सभी, ऑल, स्थायी, परमानेंट, बहुत एक्सट्रीम, फिर उस पे एक्सट्रीम, है ना। एक तो भूख लगी थी, ऊपर से आपको स्वादिष्ट भोजन मिल गया जो आपको चाहिए था, तो सोने पे सुहागा नहीं हो गया। तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो गया क्या अपने आप में, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी, यानी कि जो प्रवाल भित्तियां उनको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। ये नहीं कहा कि सभी प्रवाल भित्तियों को पूरी तरह से एकदम खत्म ही हो जाएंगी वो, इसने कहा है कि बड़े क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों को नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक रूप से अगर देखें इसको तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, इजी स्टेटमेंट लग रहा है। तो इसमें 1 और 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैंने लगभग 1 मिनट से भी कम समय में कर दिया। मुझे इसका आंसर अगर नहीं भी मालूम था, जब मैंने इसको पहली बार किया तब भी मैंने यही चीज इस पे अप्लाई किया, कि सबसे पहले एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखा देखा, इसके बाद मैं देखा कि ऑल, सभी, फिर एक्सट्रीम बना दिया, और उसको डबल एक्सट्रीम बना दिया कि स्थायी रूप से खत्म हो जाएंगी। तो मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। अब 2 नंबर सही है यहाँ पे, कि विस्तृत प्रवाल मर्यादा घटित होगी। इसको इंग्लिश में देखो, आप कह रहा है कि वाइड स्प्रेड कॉल मोर्टेलिटी विल अक्योर, वाइड स्प्रेड, तो बड़ी मात्रा में तो बिल्कुल हो सकती है यार। इसने ये नहीं कहा कि सभी, सभी दुनिया भर की सभी प्रवाल भीतियां नष्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं कहा। बड़ी संख्या में बिल्कुल हो सकती है, बड़ी संख्या में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा, वहां की जो जैव विविधता प्रभावित होगी, इकोसिस्टम इफेक्ट होगा, इससे प्रवाल भीतियों को नुकसान होगा। 1 नंबर आपका वैसे ही सही है ऑलरेडी, तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। इजी ना। ऐसे ही करना है, 1 1 मिनट से भी कम समय आपको एक क्वेश्चन में लगना चाहिए। आ जाओ 54 में। भारत के संप्रतीक के उत्कीर्ण के नीचे उत्कीर्ण राष्ट्रीय आद्रो शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये आप लोगों ने बताना है। बहुत इजी है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आ जाओ। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। वेरी फेमस, यूपीएससी का वेरी, ऐसा मतलब एकदम यूपीएससी ऑर्गेजम मिलने वाला ऐसा क्वेश्चन है ये। यूपीएससी हर साल डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछती है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डीपीएसपी। आपको याद आ रहा होगा 50, 51, आर्टिकल 50, 51, समथिंग 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 हैपनिंग देयर, है ना। तो ये कहाँ पे होगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वर्दी कहाँ पे है, डीपीएसपी में। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ क्या है। तो इन्होंने, सरकार ने ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया है, एकीकृत जल संभर विकास योजना।
उसको कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लाभ क्या है आखिर, उसके 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 ऐसे लाभ कौन से हैं जिसकी वजह से इसको कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। कह रहा है कि मृदा के बह जाने की रोकथाम, ठीक है। तो जल संभर जो है आपका कहाँ पे गया ये, इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एकीकृत एक चीजों को आपस में जोड़ करके इस तरह से, और वहीं पे पानी को लेकर, पानी को इकट्ठा करके वहां पर, और फिर स्थानीय सिंचाई की संबंधी, पानी पीने संबंधी कुछ आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक हल्का सा प्रयास। तो मिट्टी विट्टी बह जाती है, नदी से मिट्टी का कटाव होता है, तो इस वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी उसको नुकसान हो रहा है, तो उससे क्या नुकसान रोका जा सकता है, बिल्कुल। बहता हुआ पानी तो मिट्टी का कटाव करेगा, रुका हुआ पानी तो कटाव नहीं करेगा, तो बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि देश की 12 बासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो आप, देश की 12 मासी यानी साल भर बहने वाली नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, जो बारिश में मानसून आने के बाद वो नदियां बहती है। ऐसी नदियां कौन सी हुई? मौसमी नदियां। इसके अलावा लगभग साल के 7 महीने, 8 महीने या 6 महीने वो खाली बहती नहीं है, खाली रहती हैं। जब बारिश बारिश आती है तब वो बहने लगती है। और 12 मासी नदियां, जैसे वो जो ग्लेशियर से पहाड़ों से आने वाली नदियां जो साल भर बहती रहती है, गंगा नदी, यमुना नदी, है ना। तो ऐसी नदियां, इनको सबको आपस में जोड़ दिया जाए, तो आप सोच के देखिए क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? इन्होंने ये तो नहीं कहा ना, जैसे मैं अगर ये कहूं कि ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे समथिंग समथिंग बना लो यार इसको। यहाँ आने वाली नदियों को, यहाँ मान लो कुछ नदियां हैं जो मौसमी नदियां हैं, इनको इनसे जोड़ पाओगे क्या? व्यवहारिक रूप से संभव है? पहाड़ आएंगे, बीच में लोग आएंगे, मतलब पॉपुलेशन होगा प्रॉपर, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये। डिस्टेंस कितना होगा, खर्चीला कितना होगा, व्यवहारिक भी नहीं होगा। यहाँ की डाइवर्सिटी से इफेक्ट होगी, बीच में हो सकता है नेशनल पार्क भी आ जाए, सेंचुरीज भी आ जाए, बीच में कोई मतलब हाईवेज बड़े बड़े बने, फिर उनको तोड़ना पड़ा, मतलब प्रैक्टिकली बहुत खर्चीला, बहुत नहीं बहुत ज्यादा खर्चीला होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जो नेचर ने बनाया आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट नेगेटिव ही मिलते हैं अपने को। इन नदियों को आप आपस में नहीं जोड़ सकते, नॉर्थ की किसी नदी को साउथ की नदी से जोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप पहाड़ों से कैसे नदियां निकालोगे, कि कितने साल लग जाएंगे, 3100 3200 में जाकर के आप इन नदियों को पूरा करोगे क्या? नहीं। तो 2 नंबर यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आप जैसे 2 नंबर को क्रॉस करोगे, इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी 2 नंबर है, आपका 1 3 और 4 ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। पर अपन इसको देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने, सरकार ने कोई कार्यक्रम और इसको योजना चलाई है कि मिट्टी को बहने को रोक रहा है, तो बहुत सही बात ये भी ना कि ये प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्सर्जन भी करेगा, क्योंकि इससे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट इससे लिंक ही हो रहा है, ठीक है। पानी की व्यवस्था भी मिलेगी, पानी होगा तो वहां पे obvious सी बात है कि प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो फिर से रिप्रोड्यूस करेंगी, और वर्षा जल का संग्रहण भी होगा, और भूमि जल स्तर का पुनर्भरण भी होगा। ये तो अच्छी बात है ना। ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर हमें नहीं भी मालूम है, लाभ की बात कर रहे हैं, ये तो लाभ ही है। आप वाटर, जो रेन वाटर है उसको उसका संग्रहण करो, और जो भूमि का जल स्तर है वो भी उससे बढ़ेगा, पानी को, जल संभर विकास योजना से। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ये भी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट ये भी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट ये भी, ये बहुत हैवी है। सोचने में बढ़िया लग रहा है कि सारी नदियों को आपस में जोड़ दो, ऐसे पूरा एआई वाला सिस्टम सा लग रहा है, हॉलीवुड की कोई मूवी जैसा, कि सारी नदी आपस में जुड़ी हुई है, प्रॉपर पानी जा रहा है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। बाढ़ बाढ़ भी प्रॉपर अब मतलब आ नहीं रही है, जहाँ पानी चाहिए वहां पे प्रॉपर टाइम से पानी सप्लाई हो गया। बट सोच के देखिए ना, प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल है, और इसका, इस योजना का ये लाभ हो ही नहीं सकता। ये तो छोटे छोटे मतलब जो तालाब वगैरह छोटी नदियां हैं, उनको लेकर के रीजनरेट उनको करने के लिए, उनके उनकी, जैसे तालाब है तो मिट्टी मिट्टी भर गया हो तो उनको खोद वोद के उनमें ज्यादा पानी स्टोरेज करने का एक एक योजना है। और इतनी बड़ी नहीं है कि दुनिया भर की, भारत की सारी नदियों को आपस में जोड़ दे। इसके बाद में देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत में योजना से संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना से संबंध है? तो इसमें, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद, ये योजनाओं से संबद्ध है। बाकी ये वाले जो है, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी मंत्रालय, इनका योजना से संबंध नहीं है। सोशल प्लानिंग, ओके, ठीक है। और वित्त आयोग का तो वैसे ही नहीं है, तो वित्त आयोग को आप वैसे ही काट दोगे, क्योंकि ये तो ये बताता है कि आपने साल भर में ये किया, और आप ये कर सकते हो, एक तरह से सलाह, एक ब्यौरा देता है कि लाइक पंचायती राज में इतना इतना विकास हुआ था, ये इतना इतना हुआ था, इतनी इतनी इस तरह से सरकार को बजट का ऐसा ऐसा किया जा सकता है, किसी की संभावना देता है, योजना के अंतर्गत नहीं आता है। आपका 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर नहीं होगा तो 2 5 ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा आपका, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद जो है वो योजनाओं से इनका संबंध है।
इसके बाद में आ जाइए 58 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से मंत्रिमंडल या सचिवालय के कार्य है। ठीक है, आपने ये बताना है, तो मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है मंत्रिमंडल का सचिवालय, बिल्कुल उनके बैठकों की तैयार करेगा। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, बिल्कुल यही तो करेगा, इसीलिए तो सचिवालय बना है, तो दो तो ऑटोमेटिकली सही है, दो इसमें नहीं है तो इसको काट दो। और मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा, बिल्कुल सही बात है, सचिवालय तो ऐसे काम करता है सारे, तो एक नंबर नहीं है, वो काट दो। अब एक दो या एक दो तीन, या तो दो सही है या सारे ही सही है। तो इसमें फिर आप तीसरा देखो, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना सचिवालय का ये काम नहीं होता, स्पेशली मंत्रिमंडलीय सचिवालय का, ये वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं करेगा तो आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा, इसमें आपका ये सॉरी तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसमें एक और दो आपका सही हो जाएगा। वित्तीय संसाधनों का ये नहीं करेगा ना, मिनिस्ट्री वगैरह वो क्या करेंगे फिर। आ जाओ फिर आगे, संवैधानिक सरकार कौन सी थी, एक तो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये यूपीएससी के फेवरेट है भाई, बार बार पूछ रही है, तो इसको एकदम अच्छे से इसको आपको ध्यान में रखना है। वो राज्य की सत्ता के हित में, वो राज्य की सत्ता के हित में, मतलब राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, नेगेटिव स्टेटमेंट है भाई। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाएगी संवैधानिक सरकार। संविधान बना इसलिए ताकि आम आदमी के अधिकार की रक्षा की जाए, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी नियंत्रण लगाती है या प्रतिबंध लगाती है, ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, आम आदमी के अधिकारों की बात होती है, उसकी स्वतंत्रता की बात होती है, ये इसलिए होती है कि सरकारें जो है आम आदमी के जो नागरिक के व्यक्ति के स्वतंत्रता के जो उसके हित है, उसके जो अधिकार है, उसको ओवरलैप ना करने की कोशिश, उसको दबाने की कोशिश ना करे। आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आइए आगे, 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां प्रीलिम्स के हिसाब से स्पेशल स्टेट पीसीएस में, और मेंस के हिसाब से स्पेशल स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन कौन कौन सा है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए एक रिपोर्ट भेजना, बिल्कुल विवेकाधीन शक्ति है उसकी। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये इसकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये कार्यपालिका के थ्रू जाती है कि हाँ ऐसा ऐसे करना है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था करने वाले हैं। तो जैसे आप 2 नंबर गलत करोगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बन रही है 31 दिसंबर को, और अभी आपने देखा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। ठीक है, वहां पे मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सामने बैठते हैं, मंत्री शपथ लेने आते हैं, मुख्यमंत्री नाम लेता है कि फलाना मंत्री, फलाना व्यक्ति आ जाओ, मंत्री की शपथ ले लो, है ना। तो ये मंत्रियों की नियुक्ति का काम इसका नहीं होता है। फिर देखिए 2 नंबर गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली एक और 3 सी हो जाएगा आपको। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अब देखा आपने कि राज्यपाल आ रहा है, विवेकाधीन शक्तियों की बात कर रहा है, और किससे लिंक कर रहा है, यहाँ पे इसने राष्ट्रपति से लिंक किया है, राष्ट्रपति से लिंक किया। तो दो आपका, आपको ये ध्यान में रखना कि विवेकाधीन शक्तियों की जब भी बात आएगी तो कुछ मामला फंसेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ। राज्यपाल रिकमेंड करेगा, राज्यपाल अपनी कुछ जो भी चीजें हैं वो राष्ट्रपति को भेजने की कोशिश करेगा कि सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कर लो आप। ठीक है, तो विवेकाधीन शक्तियों की जब भी बात आएगी 3 वर्ड यूज करना, और विवेकाधीन शक्तियां में कौन सा, राज्यपाल और राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम नियम बनाना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का काम इनका नहीं होता है, विधानसभा क्या करेगी, सचिवालय क्या करेगा, है ना। तो एक और 3 आपका सही हो जाएगा, 60। डन अपना। इसके बाद में किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज के दर को घटाया जाए, आपने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, तो वह क्या करेगा, कुल बचत को बढ़ाएगा। आपने ब्याज की दर को घटा दिया भाई, तो लोग तो ज्यादा खर्चा करेंगे, बचत कैसे होगी। अपने अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा, ये अच्छी बात है। अर्थव्यवस्था में यदि आपने ब्याज की दर को बढ़ा दिया तो क्या करेगा, निवेश जो वे है वो बढ़ाएगा। ठीक है, जो निवेश कर रहा है उसको कम देना पड़ेगा ना, फिर ब्याज तो कम देना पड़ेगा, इसलिए वो ज्यादा निवेश करेगा, यह कर संग्रह को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को घटाएगा। अब देखो, उपभोग व्यय और कुल बचत, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, बचत तो होगी नहीं ना। और उपभोग व्यय घटाएगा क्यों, जब बचत ही नहीं करेगा, आम आदमी खूब सारा पैसा होगा उसके पास तो वो खूब खर्चा करेगा, तो उपभोग व्यय जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और टैक्स का कलेक्शन भी नहीं होगा इसमें, टैक्स कलेक्शन इसमें कैसे होगा। तो इस तरह से आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा। क्या है, कथनों पर विचार करो, करते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के नियम बनाएगा। ठीक है,
भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से की जाएंगी। क्यों? राष्ट्रपति क्या करेगा बेचारा? क्या करेगा राष्ट्रपति? क्यों बनाया है वो? ये इतनी लंबी चौड़ी जो पोस्ट बनाई है राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, बेचारे क्यों बनाई है? प्रधानमंत्री तो बाकी काम करेगा ही करे ना, कुछ तो उसके नाम से करो, बेचारे के नाम से। गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत, 2 नंबर गलत। कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक करने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए मतलब काम सारे राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, करते ये सब लोग हैं, बट काम उन्हीं के नाम से होते हैं। 63 63 क्या कह रहा है? भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। किस तरह का स्टेटमेंट है? ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। सही बात है, नहीं है भाई। क्या पूछा है इन्होंने? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः किया जा सकता है। सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करनी है। अभी आया था मोदी सरकार के खिलाफ, भारत में संविधान में किसी संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है और इसे केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इनमें से कौन से कथन सही है? एक और दो दोनों सही है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कुछ जाति, ठीक है, पॉजिटिव लग रहा है, कुछ सभी नहीं, कुछ बोला है कि कीटनाशकों और ब्रूथियों के प्रचुरोध भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। कैन, कुछ, कैन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो हमारा ये सही है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में किया जाता है। नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि के नीम का तेल का तो आपने सुना ही है ना। लाइक कुछ आपको स्किन से रिलेटेड कुछ बीमारी वगैरह हो गई तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हो, तो ये औषधि के रूप में तो यूज होता है नीम का तेल। ठीक है, बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है। अगर आप घर में भी किसी को बताओगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो वो भी शायद इस तीसरे स्टेटमेंट को सही कर देंगे। हम देखिए कि नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में, भाई एक सोच के देखो, चलो ये तो 2014 में आया, आज आ जाइए क्वेश्चन 2024 में, आज से ठीक 10 साल बाद। मतलब ये क्वेश्चन अगर आता है 2014 से ठीक 10 साल बाद, तो सोच के देखो कि अगर जैव ईंधन के रूप में इसका अगर यूज होता तो हम कहीं तो कहीं ना पड़ते ना, और कहीं ना कहीं तो इसका यूज होता ना। क्यों हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम सोलर एनर्जी के पीछे भाग रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। बैटरी बैटरी आजकल इलेक्ट्रिक चीजें आ गई, जब जैव ईंधन के रूप में नीम के बीजों का प्रयोग होता तो कहीं ना कहीं ये यूज होता ना, पर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अपमार्जक के रूप में इसका यूज होता हो हॉस्पिटल के अंदर, बट जैव ईंधन के रूप में इसका यूज नहीं होता है। होता तो ये काम में आता, तो नहीं हो रहा है तो इसको गलत करो। जैसे ही आप इसको गलत करोगे आपका एक और तीन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? सही हो जाएगा। थोड़ा सा सेंस यूज करना है अपने को, थोड़ा सा समझने। कोई कल को मेरे को कह दे कि सेब का यूज जो है वो जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है, भाई सदियों से भारत में सेब बनते आ रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना कि सेब से तेल निकल गया, गाड़ियां चलने लगी, ईंधन के रूप में इसका यूज हो गया। नहीं होता भाई, होता तो यूज हो गया होता। अब आगे देखिए 65। निम्नलिखित में से कौन से प्रकर्म प्रकर्म प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होता है? प्रकाश संश्लेषण की एक प्रोसेस होती है जिसमें पत्तियां सूर्य से रोशनी करके वो अपने भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, स्टार्च C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करती है। ठीक है, तो इनमें से क्या है? तो इसमें क्या होता है कि स्थित ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनती है। यार ये कैसा क्वेश्चन है? मतलब हिंदी, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी। नहीं, ये गलत है। फ्री एनर्जी सूर्य से जो आती है कन्वर्टेड होती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, ये सही है। तो सूर्य से रोशनी आएगी, फ्री एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में, फिर वो स्टोर हो जाएगी। स्टोर किस तरह से होगी? C6H12O6 में। उसका पौधे यूज करेंगे अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, वहीं से हम फल खाएंगे, पत्तियां खाएंगे, बाकी जो भी हमें कुछ भी मिलता है पौधों से वो हम खाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो आपका सही हो जाएगा। हिंदी में नहीं आया तो इंग्लिश में कर लिया करो। बाकी भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है ये भाई, फोटोसिंथेसिस में कहाँ होता है ये? ठीक है, ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन CO2 को जलवाष्प बाहर, ये तो बिल्कुल गलत है। पौधे ऐसा कुछ करते ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण में, उल्टा करते हैं इसका। फोर फोर उसमें। अब आगे देखिए, किसी व्यक्ति के जैव मितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रम वीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रयोग में लाए जा सकते हैं? देखो, अब इसकी ये वो है सब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग वगैरह वाला मामला है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वाला मामला है। तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए इतनी भारी भरकम इन्होंने हिंदी बनाई है, जिसका मुझे तो पर्सनली कोई सेंस लगता नहीं है। तो आप इसलिए इसको अंग्रेजी में देख लें। तो आप तारिका क्रम वीक्षण, दृष्टिपटल क्रम वीक्षण और वाक अभिज्ञान, इसको कौन कौन से लाए जा सकते हैं? तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जैसे होती है वैसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं? आइरिस होता ही है अपना, आजकल तो सिम सिम मिलने लगी है। रेटिनल स्कैनिंग, रेटिना का स्कैनिंग और वॉइस रिकॉग्निशन, हर आदमी की वॉइस
अप्रोच आइडियल होती है, तो इसमें सारे सी हो जाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड और साइंस का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ऑल ऑफ दी अबव के साथ ही जाना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन या कथन जो पौधों के कायिक प्रवर्धन के बारे में संबंध में से, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसे वो नहीं जानते हैं कि बर्ड बर्ड जो नहीं होती, जैसे गुलाब की एक कली लेकर के आए और कहीं दूसरे पौधे पे या गुलाब की लगा दी, फिर वो वहां से मतलब ग्रोथ करने लगती है, फिर गुलाब का फूल उसमें निकल आता है, तो वो वाला चीज जो होता है वो कायिक प्रवर्धन होता है। तो कायिक प्रवर्धन कॉलोनियल संख्या को जनसंख्या को उत्पन्न करता है, बिल्कुल उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक, ऐसा कुछ नहीं करता, ये ऐसा कुछ नहीं करता भाई। कायिक प्रवर्धन वर्षा के सॉरी वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। हाँ, ये कभी भी चल सकता है भाई, कभी भी आप कभी भी कायिक प्रवर्धन करो। वो जैसे कली वली लेकर के आओ आप किसी एक पेड़ के, जैसे मतलब जैसे गुलाब है तो गुलाब के पेड़ के चिपका दो उसको, या जैसे बेर का पेड़ हो तो किसी दूसरे बेर का लेके आके एक डंडी, उसको गोबर या ऐसा कुछ सहायता से उसको वहां पे उस पौधे से चिपका दो आप, वो बडिंग हो जाएंगी, वैसे वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, विषाणु के निष्प्रभावन वगैरह में कुछ नहीं होता, ये बस खुद की, जैसे ये एक पेड़ हो गया यहाँ पे, इसको उगाया, यहाँ से ग्रोथ करने लग जाएगा ये पौधे के ऊपर, और फिर वहीं से ये अपन ये मतलब फूल है तो फूल, कोई फल है तो फल वहां से मतलब इस पे उगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विषाणुओं वगैरह का निष्प्रभावन करने में इसका कोई ऐसा रोल नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत जनन से रिलेटेड प्रक्रिया है ये, रिप्रोडक्शन की मतलब एक प्रोसेस है, तो इसमें एक और तीन आपका सही हो जाएगा। देन फिर आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, लेकिन साइंस टेक है। इस तरह के क्वेश्चन में यूपीएससी जनरली आपको फंसाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो ऐसा करती आई है, उसे घंटा नहीं फर्क पड़ता, वो करेगी, आपको फंसाएगी। तो जब भी आप देखें जैसे अंतरिक्ष यान या ऐसा कुछ दिया हो, जनरली सारे सही नहीं होंगे, कोई एक या कोई दो सही होंगे, अदरवाइज जनरली सारे सही नहीं होंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, कैसिनी हाइगेंस। कैसिनी हाइगेंस जो है ये कह रहा है कि शुक्र और शुक्र की परिक्रमा करना और दत्त का पृथ्वी तक संचारण करना, फिर मैसेंजर बुध का मानचित्रण और अन्वेषण करना। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है आपका वाइजर 1 और 2 बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करना। तो कैसिनी हाइगेस जो आपके सैटर्न के लिए है, शनि के लिए है, शनि ग्रह के लिए है, शुक्र के लिए नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ए गलत, ए गलत, ए गलत, आपका एक दो, इसमें दो और तीन आपका सही हो जाएगा। मैसेंजर आपका बुध के लिए है और वाइजर जो है आपका, तो इस तरह से अगर आपको एक भी मालूम हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जैसे कैसीनी हाइगेस अब यूपीएससी 2024 वाले प्री में 26 मई को पूछ रहे हैं, तो आप में इतना होना चाहिए कि कैसीनी हाइगेस शुक्र से संबंधित है, मैसेंजर जो है वो बुध से संबंधित, सॉरी शुक्र शनि से संबंधित है, और मैसेंजर जो है वो बुध ग्रह से, वाइजर जो है 1 और 2 जो दोनों बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण करने से इनका संबंध है। ओके, 68। चलो आ जाओ आगे। अब ठीक ठीक से क्वेश्चन और भी है, आओ देखते हैं। मैंने पता नहीं शायद करवाया है, मुझे आइडिया नहीं, कोई शॉर्ट्स में नहीं होगी कहीं, शायद क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। 69 देखिए अभी आप, इनमें से कौन सा जो है वो सही सम्मिलित सुमेलित नहीं है। तो कोरोमंडल तट नीचे है साउथ में, सोयाबीन उगता नहीं साउथ में, ये उगता है आपका एमपी में, राजस्थान में, तो तीसरा तो गलत हो गया। ठीक है, मेवात जो है वहां पर आम नहीं उगता, किन्नौर जो है वहां पे सेब उगता है, सुपारी नहीं उगती, तो एक नंबर आपका फिर से गलत हो गया। अब मेवात अगर मुझे नहीं भी मालूम है ना, तब भी मैं क्या करूंगा, इसमें डी लगा दूंगा, क्योंकि इसमें से कोई मामला फंस ही नहीं रहा है, हमारा मामला नहीं फंसा, तो आप इसमें डी लगा दो। ठीक है, सेब के लिए किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे सेब जो है वो मतलब पैदा होता है। ओके, एक सेकंड किया। और मेवात जो है वो आपका मतलब नॉर्मल जो कृषि होती है वही कृषि होती है मेवात में, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आम ही उगता, आम आम यहाँ पे ज्यादा नहीं उगता है। दूसरा वैसे गलत हो जाएगा आपका, 69 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दो होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे पानी लिया, उसकी बर्फ बनाई, फिर बर्फ को पिघला के पानी, तो इसमें क्या हुआ कि केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं, पानी जो पहले था वो पानी अपने को बाद में मिल गया। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है, यानी आकृति में चेंज हुआ, पहले जो लिक्विड थी वो ठोस हो गई, फिर लिक्विड हो गई। बट देन उसके बाद में क्या रहता है कि जैसे कुछ चीजें, जैसे अपन ने क्या किया, कोई चीज जैसे अपन ने क्या किया कि जैसे दूध लिया,
उसमें दही डाल दिया, अब वो दही बन गया, मतलब दूध जमने के बाद वो प्रॉपर दही बन गया, पूरा दूध। तो ये अब उस दही से आप दूध नहीं बना सकते, तो ये केमिकल है। केमिकल क्या होती है कि एक दिशीय होती है, भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है, मतलब ठीक है, ए से बी बन जाएगा, बी से वापस ए बन जाएगा, और यहाँ पे ए से बी ही बनेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला है कि अरे यार क्या कर, तो सीन क्या है यहाँ पे, सीन ये है कि रासायनिक परिवर्तन पूछा है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, क्रिस्टलन का मतलब ये सोडियम क्लोराइड पहले बारीक था, अब ये इसको आपने क्रिस्टल बना दिया, इसको तोड़ दो, वो वापस बन जाएगा, वापस इसका क्रिस्टल करना। सोडियम क्लोराइड से मतलब AgBr तो नहीं बना ना, सोडियम क्लोराइड से पानी तो नहीं बना ना, सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड तो रहा ना, वो जैसा था बस उसकी आकृति में परिवर्तन कर दिया। आकृति में परिवर्तन क्या, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का गलन जो एग्जाम्पल दिया है, भौतिक परिवर्तन है। दूध का अस्कंदन यानी दही बनाना, दही बनना, दूध का फट जाना, उसका लाइक उससे पनीर बनाना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि आप वही चीज आप फिर से नहीं बना सकते, जो प्राइमरी जो हमारे पास जो था वो फिर से नहीं बन सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी। केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले विवादों का निर्णय करने के भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले जो विवाद है उनकी अ, निर्णय करने की जो शक्ति है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत है। ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है, इनमें से क्या जो है, कौन सी तकनीक है, कौन सी परिघटना है जिसका यूज होता है ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में। तो 72 को अगर अपन लोग ध्यान से देखें तो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जीन निरवता, कोशिका द्रव्य नर बंध्यता और फल वाले पात्रों में मुकुलन या रोपण। ट्रांसजेनिक पादपों को बनाने के लिए ये ट्रांसजेनिक पादप इनसे नहीं बनाया जाता, मुकुलन या रोपण। ये एक मिनट में इसको अंग्रेजी में भी आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया। Which consider the following techniques of phenomena: budding and grafting in fruits, plant and cytoplasmic male sterility and gene silencing। ट्रांसजेनिक क्रॉप बनानी है अपने को, इसके लिए इन दोनों प्रोसेस का जनरली यूज होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है एक तरीके से, ट्रांसजेनिक प्लांट से नहीं बना सकते अपने आप, ठीक है। आप इससे क्या करोगे, जैसे बडिंग वगैरह है तो वो सिम आप इससे ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है इससे वो नहीं बन सकती है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या जीन साइलेंसिंग है, ये सेल लेवल पर जाकर के, ठीक है, एकदम सेल लेवल पर जाकर के, माइक्रो लेवल पर जाकर के काम करती है, जिससे ट्रांसजेनिक क्रॉप अपन बना सकते हैं। तो इसमें से आप लोगों को इन फ्यूचर के लिए ध्यान रखना है कि कोशिका द्रव्य नरबंधता और जो जीन निरवता यानी कि जीन साइलेंसिंग है उसका ट्रांसजेनिक पादों में इसका यूज होता है, इसका यूज नहीं होता है। मक्का और मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का का मंड जो है, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किसका, अच्छा, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ओके ओके ओके, सॉरी, स्टार्च, ये स्टार्च है यार। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। कैन 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 पूछा है सही, कह रहा है निष्कर्षित तेल डीजल के लिए फीड स्टॉक किया जा सकता है, ठीक है। डीजल के उत्पादन में फीड स्टॉक की तरह मक्का का यूज हो सकता है। कह रहा है कि स्टार्च के, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, स्टार्च में तो यूज किया जा सकता है, तो इसमें मतलब ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है सभी में कैन, एक संभावना बन रही है कि हाँ किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया नहीं है वो एक अलग बात होगी, बट किया जा सकता है। एल्कोहली पेय उत्पन्न करने में प्रयोग में किया क्या किया जा सकता है, किण्वन वगैरह करके क्या इसका किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो सब बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है। कैन वाली बात है, नहीं भी बात आ नहीं भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कैन के साथ जाओ, क्योंकि ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है जनरली। हमेशा का मेरा मतलब 9 10 में से 9 बार। तो आप अगर इस रिस्क के साथ खेलोगे तो इसमें आप सारे सही कर दोगे, 1 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है, ठीक है। तो केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी, इनमें से कौन सा है जो इस एक वर्ग का नहीं है, तो केकड़ा जो है वो इनमें नहीं आता है। बरूथी, बिच्छू और जो मकड़ी है ये आर्थ्रोपोडा होती है, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, ऐसे सारे काम, ऐसे बहुत क्रांतिकारी काम कौन करेगी,
तो भारत की संसद करेगी। ठीक है, भारत की संसद ऐसे काम करेगी। तो 51 से 75 क्वेश्चन हो गए, इसको यहीं स्टॉप करता हूँ एक बार में। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, दूसरी वीडियो बना लेंगे 76 से 100 की, उसको मैं डाल दूंगा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ओके विद इट। तो इतना आप एक बार देख लीजिएगा इसको, और कोशिश करिए कि आप इसको 2x पे चलाएं, धड़ाधड़ इसको देखें, 10 मिनट में पूरी वीडियो निपटा दें, फिर इसको बाद में देखें। रिवीजन चलता रहना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें लगातार आप 10-10 मिनट के अंतराल, मतलब 10 मिनट कोई, मतलब बहुत होता है, मैं तो आराम से 1.75 या 0.75 या 1.5x पे आराम से देख लेता हूँ। तो आप भी इसको बहुत जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करें और निपटा लें, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है, जो बता रहा हूँ उसको करते रहो। मतलब देखो क्या होता है कि अ, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का, कि मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कम से कम क्वेश्चन तो चलता रहेगा आपके सामने। तो कुछ बेकार चीजें देखने से ज्यादा बढ़िया है कि अपन वीडियो ही देख लें यार। अपने को तो यूटिलाइज करना है, और एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। सिंपल से बता रहा हूँ बात, बहानों वाली जिंदगी से काम नहीं चलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, इसलिए ये सब इसको फोकस रखे इस पे, ठीक है। तो करते हैं अभी।